ओके। हेलो एवरीवन। आज हम फिज़िक्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कोर्स स्ट्रक्चर लेके आए हैं और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की, जो कि हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स का सबसे बेसिक चीज़ है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से हम समझना चाहेंगे कि फोर्स के वजह से मोशन कैसे अफेक्ट होता है, और बेसिकली हम जानना चाहेंगे कि तीन लॉज ऑफ मोशन होते क्या हैं। तो आइए हम अपना मटेरियल स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बेसिकली क्या कहता है। तो देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सबसे पहले वो स्टडी करता है कि किसी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यही स्टडी करता है कि उस ऑब्जेक्ट पे अगर कोई फोर्स एक्ट करता है तो उसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा। मूव क्यों करता है? क्योंकि इस फोर्स के वजह से बॉडी में क्या जनरेट होती है, एक्सेलरेशन, और इसी की वजह से इसका मोशन होता है। तो इस पूरी एनालिसिस को, मतलब ये फोर्स, फिर से ये मान लीजिए बॉडी है जिसका मास m है, उसके वजह से एक्सेलरेशन जो जनरेट हो रही है वो मान लीजिए a है। तो इन तीनों चीज़ को हम जब एनालाइज करते हैं और जब हम बॉडी के मूवमेंट को स्टडी करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, तो ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो तीन बेसिक लॉज से मिल करके बनता है। तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को तीन बेसिक लॉज में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा फर्स्ट लॉ, दूसरा है हमारा सेकेंड लॉ, तीसरा है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये तीनों डिफरेंट लॉज हैं जिनको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ स्टडी में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम उसकी स्टडी करते हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि ये तीनों लॉज क्या कहते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो बेसिकली अगर आप समझेंगे तो वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात करता है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मतलब जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या कहते हैं फर्स्ट लॉ से हम कि अगर कोई ब्लॉक रेस्ट पे है, पॉइंट क्या है, ब्लॉक रेस्ट पे है, तो अगर कोई ब्लॉक रेस्ट पे है तो वो तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम एक्ट नहीं करते हैं। तब तक वो रेस्ट पे रहना चाहेगा और रहेगा भी जब तक कि उस पर कोई फोर्स एफ, यानी कि ये एक्सटर्नल फोर्स जब तक कि एक्ट नहीं करता है तब तक वो रेस्ट में रहना चाहेगा। इट इज़ अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बिकॉज हम कुछ भी क्वांटिफाई नहीं कर रहे हैं, हम अभी इनर्शिया को मेज़र नहीं कर रहे हैं, या फिर मेज़रमेंट की कोई बात नहीं हो रही है। तो यहाँ सिर्फ हम क्वांटिफाई कर रहे हैं चीज़, क्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा लॉ ऑफ मोशन कहता है, फर्स्ट लॉ। सिमिलरली इसी का एक दूसरा पार्ट भी होता है, जैसे कि मान लीजिए ये रेस्ट पे था, सेम कंडीशन अप्लाई होता है जब अगर ये ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से। क्योंकि जब कांस्टेंट वेलोसिटी से भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम समझते हैं कि वो एक्सेलरेटेड नहीं है। क्या नहीं है? एक्सेलरेशन तब भी उसका क्या है, ज़ीरो है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन नहीं होता है, ठीक है। अगर इस केस में भी आप देखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा या करना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। सो बेसिकली यही हमारा दो डिफरेंट एस्पेक्ट है, किसके लिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, यानी कि वेलोसिटी अगर ज़ीरो है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। एज सून एज जब आप एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कराने लगेंगे तब ये बॉडी क्या हो जाएगा, मोशन में स्टार्ट हो जाएगा आना, ठीक है, क्योंकि वो एक्सेलरेटेड हो जाएगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो तब तक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है। सेम केस। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम अपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के
अंतर्गत। सो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या कहता है? अब देखिए सेकेंड लॉ में हम देखेंगे कि हम चीज़ों को क्वांटिफाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? वो बताता है कि एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बस इतनी ही बातें कर रहा है। यानी कि सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है सरफेस पे, अब हमने एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट किया, ऑब्जेक्ट का मास जो है वो कैपिटल एम है। तो अब सेकेंड लॉ बेसिकली क्या कहता है कि ये जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन की। यानी कि अगर बॉडी एम है जो कि इस पे रखा हुआ है, तो अगर हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी के अंदर क्या जनरेट होता है? एक्सेलरेशन। एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से बॉडी क्या हो गया? एक्सेलरेट हो गई। अब इसमें मोशन शुरू हो गई जब वो रेस्ट पे था। इवन अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे भी था, मोशन तो तब भी था पहले से, लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज होने लगेगी क्योंकि वो एक्सेलरेटेड होगा। तब वो कांस्टेंट वेलोसिटी वाली कंडीशन पे नहीं रहेगा। सो ये क्या है? हम बेसिकली मेज़र कर रहे हैं, हम किसी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो वो बराबर होगा मास इनटू एक्सेलरेशन के। यहाँ से हम एक्सेलरेशन उस बॉडी का निकाल सकते हैं। वो क्या आ जाएगा? एफ एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। ये सिंपली हमको क्या दे देगा? ये हमें दे देगा बॉडी पे मतलब बॉडी कितने अमाउंट से एक्सेलरेट हो रही है। ये हम सेकेंड लॉ के थ्रू जान जाएंगे। तो ये हमने देखा कि सेकेंड लॉ जो है वो क्वांटिटी की बात कर रहा है। फर्स्ट लॉ में हमने क्या देखा? फर्स्ट लॉ में हमने देखा कि हम क्वालिटी की बात कर रहे थे, इनर्शिया की बात कर रहे थे। और थर्ड लॉ पे आते हैं। सो हमारा जो थर्ड लॉ है वो क्या कहता है? अच्छा, थर्ड लॉ क्या है? वो बेसिकली उसको हम लोग एक्शन रिएक्शन का भी लॉ बोलते हैं। मतलब अगर हम उसको बोलें फॉर एवरी बॉडी देर इज़ एन इक्वल, फॉर एवरी एक्शन सॉरी देर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये हमारा थर्ड लॉ कहता है। आइए समझते हैं। तो सपोज कीजिए एक वॉल है, ओके। अब क्या हो रहा है? कोई अपने हाथों से, सपोज कीजिए ये किसी का हैंड है, थोड़ा सा डायग्राम साफ नहीं है, तो अब क्या कर रहा है? ये इस वॉल को पुश कर रहा है ऐसे कैपिटल एफ फोर्स से। कैसे पुश कर रहा है? कैपिटल एफ से। और इसी को हम लोग बोलते हैं एक्शन, जो इस इंसान ने अपने हाथ से, सपोज कीजिए एक हाथ है और वॉल को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। तो ये जो फोर्स आदमी या इंसान जो है वो वॉल पे लगाता है, उसको हम लोग एक्शन फोर्स बोलते हैं। उसके बदले में क्या होता है कि ये जो वॉल है ये भी एक रिएक्शन फोर्स जनरेट करता है, जो कि उसके पाम पे फील होता है। जब आप देखोगे कि अगर आप पुश करते हो किसी चीज़ को तो आपको भी फोर्स जो है वो रियलाइज़ होता है इसी वजह से। क्योंकि अगर मैं इस पे, सपोज कीजिए इस वाइट बोर्ड पे अगर मैं एफ फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, तो उसके रिएक्शन में ये वाइट बोर्ड भी एफ फोर्स मेरे पाम पे जनरेट करेगा, यानी कि लगाएगा। उसी को बोलते हैं एक्शन और रिएक्शन के फोर्स। तो अगर एफ मैंने एक्शन में लगाया तो एफ हमारे इस पे हैंड पे रिएक्शन में भी लगेगा। तो ध्यान देने वाली बात क्या है? थर्ड लॉ में जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो होते हैं वो दो डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं, ओके। हमारा जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होते हैं वो किस पे एक्ट करते हैं? वो एक्ट करते हैं टू डिफरेंट बॉडीज पे। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होते हैं थर्ड लॉ के अंतर्गत वो अपोजिट होते हैं डायरेक्शन में। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर अपोजिट इन डायरेक्शन। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि जो एक्शन और रिएक्शन के जो फोर्सेस होते हैं वो डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। आप देख सकते हो एक्शन इधर हुआ, रिएक्शन इधर आया, लेकिन ये दोनों फोर्स है वो डिफरेंट बॉडीज पे लग रहे हैं। एक्शन फोर्स वॉल पे लगा, जैसे मैंने व्हाइट बोर्ड पे प्रेस किया तो मैंने एक्शन फोर्स व्हाइट बोर्ड पे लगाया, लेकिन जो रिएक्शन आया वो मेरे हैंड पे आया। तो इसी तरह से यहाँ पे भी रिएक्शन फोर्स जो है वो हैंड पे लगता है। सो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सो इसके बाद जब हम अगला वीडियो बनाएंगे तो हम उसमें बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की, और बेसिकली हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे पूरे के पूरे मोशन के एस्पेक्ट को। ओके, थैंक यू।